अस्सलाम वालेकुम। बोर्ड ऑफ पीस का इजलास हो रहा है अमेरिका में और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म भी उसमें शरीक हैं। बाकी दुनिया के काफ़ी सारे और ममालिक हैं जिनके वज़ीर आज़म, सदर और वज़राए ख़ारजा उस इजलास के अंदर मौजूद हैं। एक बहुत बड़ी जो ज़िम्मेदारी इस इजलास के नतीजे में सामने आनी है और पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया के ममालिक के ऊपर उसका ज़्यादा बोझ है। ख़ास तौर पर वो 8 ममालिक जिन्होंने ट्रंप के साथ इजलास में शिरकत की थी, पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, टर्की, इंडोनेशिया, यूएई, इन सारे जॉर्डन, इन सब ममालिक को मिलकर एक वाज़ेह एग्रीमेंट चाहिए और वो खुला ऐलान उसका होना चाहिए जिसके ऊपर अमेरिकी सदर के दस्तखत भी हों और इसराइल को भी उसका पाबंद किया जाए कि जो फ़लस्तीनी इलाके के अंदर यहूदियों को आबादकार करने का तरीक़ाकार है उसके ऊपर एक ब्रेक आनी चाहिए, ख़ात्मा होना चाहिए। फ़लस्तीनी इलाकों पे फ़लस्तीनियों का हक़ है, वहाँ यहूदी आबादकार जो हैं उनका सिलसिला रोककर उनको वापस उनके इलाकों में भेजा जाए। अभी रीसेंट डेवलपमेंट ये थी कि पिछले ही हफ़्ते इसराइल ने उसमें मज़ीद तुसी करने की कोशिश की है और फ़लस्तीनी इलाकों के ऊपर अभी तक हमले भी नहीं रुके। इसी तरीके से हमास को गैर मुसल्लह करना, उसके अंदर पाकिस्तान की एक स्टेटेड पोजीशन है कि हम हमास को गैर मुसल्लह करने में शामिल नहीं होंगे। तो पीस कीपिंग फ़ोर्स के ऊपर अमेरिका मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की तरफ देखेगा। इंडोनेशिया ऐलान कर चुका है कि हम अपनी फ़ोर्स कंट्रीब्यूट करेंगे। टर्की से भी एक्सपेक्टेशन है अमेरिका की कि वो भी देगा और वो पाकिस्तान की तरफ देख रहा है कि पाकिस्तान भी इसके ऊपर अपनी फोर्सेस कमिट करे। कुछ ममालिक पैसे देंगे, हम ज़ाहिर है इस काबिल नहीं है, हमारे तो अपने रिज़र्व जो हैं वो हमने उधार लेकर पूरे किए हुए हैं, तो हमारे से उनकी तवक्को ये है कि हम फोर्सेस कंट्रीब्यूट करें। लेकिन जब तक ये दो बुनियादी इशू तय ना हो जाए कि यहूदी आबादकारों को फ़लस्तीनी इलाकों से बेदखल किया जाए और हमास को गैर मुसल्लह करने से ये मुस्लिम फोर्सेस जो है उनका कोई तल्लक नहीं हो, ये दो चीज़ों के ऊपर जब तक कोई वाज़ेह पोजीशन ना आ जाए, पाकिस्तान और बाकी दुनिया के मुसलमान ममालिक को अपनी फोर्सेस कंट्रीब्यूट नहीं करनी चाहिए। इसी तरीके से पाकिस्तान की जो दाखिली सियासत है उसके हवाले से डील या नो डील, इसके ऊपर बहुत कुछ कहा जा रहा है, उसके ऊपर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम की तरफ जाने से पहले आपको ट्रंप ने आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाम लेकर कुछ तारीफ़ी कलमात कहे और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, सदर या आर्मी चीफ़ की कोई भी दूसरी दुनिया से और ख़ास तौर पर अमेरिका या किसी वर्ल्ड पावर से कुछ तारीफ़ी कलमात आए तो हमेशा सुन के अच्छा लगता है। सुनिए ट्रंप ने कहा क्या। Prime Minister Sharif, I like this man, of Pakistan. Your Field Marshal, General, great General, great Field Marshal, a great guy. And I got to like them, the Prime Minister, the Field Marshal, who's a tough man, a tough, good fighter, right? Good, serious fighter. I like good fighters, actually. जितने वज़राए आज़म या सदर या बाकी लोग जहाँ मौजूद थे, ट्रंप साहब ने तकरीबन ज़्यादातर लोगों के नाम लेकर इनक्रेडिबल गाय, ग्रेट गाय, आई लाइक दिस गाय, इस तरह के अल्फाज या इस तरह के अलकाबात का इस्तेमाल किया। आज प्रोग्राम में हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं, सेनेटर अब्दुल्ला खान, मुशीर वज़ीर आज़म सियासी अमूर, और हमें ज्वाइन करेंगे बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से। राना साहब, वेरी वार्म वेलकम। सर, गज़ा में अमन कायम करने के लिए पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ अमेरिका देख रहा है। मेरे जहन में दो नुक्ते थे, मैंने बयान कर दिए हैं कि एक तो यहूदी आबादकारों के ऊपर कोई फ़ैसला होना चाहिए और दूसरा हमास के गैर मुसल्लह करने में मुस्लिम फोर्सेस का रोल नहीं होना चाहिए। आपके क्या ख्याल है इसमें? नहीं, देखिए, इसमें वहाँ पे जो पीस कीपिंग फोर्सेस होंगी जिसका हिस्सा मेरी तो ये राय होगी कि जितने भी मुसलमान ममालिक हैं, अगर उनकी अफवाज या उनके लोग जितने वहाँ पे ज़्यादा होंगे तो वो फ़लस्तीनियों के लिए जो है वो ज़्यादा इत्मीनान का और ज़्यादा जो है वो तहफ़्फ़ुज़ का बाइस होंगे। अब अगर पाकिस्तानी फ़ोर्सेस वहाँ पे होती हैं तो वो अपने फ़लस्तीनी भाइयों की बराह रास्त जो है उनकी खिदमत, उनकी रिहेबिलिटेशन में जो है जिस दर्द और जिस जो है वो इफ़ेक्शन के साथ वो हिस्सा ले सकती हैं, कोई नहीं ले सकता। रही बात कि ये हमास को गैर मुसल्लह करना, तो देखिए उस मुआहदे के ऊपर अमल होना है। जो भी मुआहदा हुआ है वो मुआहदा जो है वो हमास ने, इसराइल ने और जो अरब ममालिक हैं, गालबन वो मुआहदा किसी को कॉपी तो शायद उसकी नहीं है या मैं तो नहीं देख सका। वो 20 नुकात हैं पब्लिकली नोन है, लेकिन उसमें जो चीज़ें तय हैं तो उसी के ऊपर अमल होना है। कोई हमास ने उसमें जो अपने मतलब कमिट किया है तो उसी के ऊपर अमल होना है। उससे कोई बढ़ा नहीं सकता, उससे कोई घटा नहीं सकता, और उस मुआहदे पे अमल होना ही जो है वो अमन की ज़मानत है। आपके ख्याल में पाकिस्तान को फ़ौज कंट्रीब्यूट करनी चाहिए? मैं समझता हूँ कि फ़लस्तीन की रिहेबिलिटेशन के लिए पाकिस्तान को भरपूर किरदार अदा करना चाहिए
और अगर फ़ौज वहाँ पे इस अमल में जो है वो शामिल होती है तो ये भी एक शहादत होगी। और उसके अलावा अगर पाकिस्तान को चलें, अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं भी हैं तो अगर लोगों से कहे तो लोग यहाँ से तन मन धन जो है वो अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए निछावर करने को तैयार हैं। प्राइवेट डोनेशंस पहले भी जाती हैं, गो वहाँ सिलसिला बड़ी हालांकि मुश्किल है, वो वहाँ पे पहुँचने नहीं जाते, लेकिन यहाँ पे लोगों का बहुत जज्बा था। अगर पहुँचने देते तो मेरा ख्याल है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा जो है वो डोनेशन जो है वो वहाँ पे जाती। राना साहब, जो पाकिस्तान के ऊपर आ जाते हैं, ये इजलास चल रहा है, अगर मज़ीद अपडेट आते हैं तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। डील और नो डील विद पीटीआई, कुछ क्या कहेंगे आप? डील है? नहीं, देखें, डील और हाइब्रिड जो है ना, ये अल्फाज को उनके मानों में नहीं लिया जाता, बल्कि इससे जो है ना वो और चीज़ें जो हैं वो मंसूब कर दी जाती हैं। देखिए, जहाँ तक तो पीटीआई को एंगेज करने का मामला है, उनके साथ बात करने का मामला है, तो उसके लिए तो प्राइम मिनिस्टर ने 3 दफ़ा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी उनको ऑफ़र किया है। और यौम आज़ादी के ऊपर जो है वो उस वक्त भी अस्करी क़यादत भी मौजूद थी। उस वक्त ही उनको कहा कि आएँ, मीसाक के इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए इकट्ठे बैठें। बाकी जो डील के वो जो माने इस वक्त लिए जाते हैं, ये उनको कहा जाए कि जी आप ये करें तो फिर हम ये करेंगे, ऐसा करें तो ऐसा होगा, इस किस्म की कोई जो है वो पीटीआई के साथ जो है वो हमारा ना राब्ता हुआ है, ना इस किस्म की कभी उनके साथ कोई गुफ्तगू हुई है। और जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी कत्तन कभी इस किस्म की ऑफ़र ना हुई है, ना बात हुई है, और शायद होगी भी नहीं। दो जो मौके माजी के थे, एक मोहसिन नकवी साहब ने नवंबर 2024 में, जब ये इस्लामाबाद में डी चौक में पेशावर से चलकर आ रहे थे, उस वक्त इनको इंगेज किया था, और वो एक सीरियस एफर्ट थी जिसमें मोहसिन नकवी साहब अगर इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे के तौर पर ही जाने जाएँ तो वो एक एफर्ट थी कि मामले को किसी मुफाहमत के नतीजे में तय कर लिया जाए, रास्ता निकला है पीटीआई के लिए भी, और ये डी चौक वाला एपिसोड टल जाए। और दूसरा मौका वो था जब अमेरिका से कुछ लोग आए थे और इमरान खान से जेल में मुलाकात भी की थी। देखिए, इसको मैं इस तरह से बात आपके सामने रखूँगा। मिसाल के तौर पे इस वक्त मुलाकात का इशू बना हुआ है। अगर उनको ये कहा जाए कि भाई आप इस मुलाकात को या मुलाकात के इस अमल को, इस फैसिलिटी को अदारों के सरबराहों को और पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाने, गाली गलौज करने, प्रोपेगेंडा करने, ट्वीट करने के लिए इस्तेमाल ना करें, तो आपका ये मसला जो है वो हल हो सकता है। तो इसको आप डील तो नहीं कह सकते, लेकिन एक गुफ्तगू हो सकती है। और ये बात हमने उनके जो सेकंड दर्जे की क़यादत हमें मिलती रहती है स्पीकर साहब को, हमने उनको मुतअद्दिद बार कहा है कि भाई आपको हाई कोर्ट की तरफ से एक फैसिलिटी मिली है, आप उस तरीक़ाकार के मुताबिक जो कमिटमेंट आपने हाई कोर्ट में की है, तो आप उसके मुताबिक क्यों मुलाकात करते ही बाद आगे जो है वो आप वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर देते हैं, शाम को जो है वो ट्वीट करते हैं और अदारों के ख़िलाफ़ इस किस्म की आप प्रोपेगेंडा मशीनरी चलाते हैं। आपका जो वो गाली गलौज ब्रिगेड है वो जिस किस्म की गुफ्तगू करता है, तो अगर आप ये करेंगे तो फिर आपको फिर ये सहूलत तो जो है वो नहीं मिलेगी। तो आप बुनियादी तौर पर इमरान की ज़ुबान बंदी चाहते हैं कि मुलाकात करनी है तो ज़ुबान बंदी भी, मिसाल के तौर पे ज़ुबान बंदी भी, खैर हमारे कहने पे तो ज़ुबान बंदी वो करेगा नहीं। और हम अगर कोई बात करते हैं तो हम अपनी तरफ से तो सही एडवाइस या मशवरा ही देते हैं। मिसाल के तौर पे मोहसिन नकवी साहब ने जब 24 नवंबर को इनको ये कहा था, 2024 में 24 नवंबर को, कि आप डी चौक ना आएँ, डी चौक आने के कॉन्सिक्वेंसेस ठीक नहीं होंगे, वहाँ पे रेड जोन है और वहाँ पे इशू बन सकता है, तो आप संजानी चले जाएं, वहाँ पे आप जाके बैठें, आपके साथ बात करेंगे। तो इसको आप डील तो नहीं कह सकते, लेकिन एक मशवरा तो ठीक दिया था। अगर ये वहाँ पे चले जाते, एक अरेंजमेंट था, एलैबोरेटेड था, मैं उससे कुछ चीज़ों से चले अरेंजमेंट का आप लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें उनको ये तो नहीं ऑफ़र किया गया था कि आप वहाँ पे चले जाएं तो फिर हम आपके लिए ये कर देंगे या आपके लिए वो कर देंगे। आपके ख्याल में वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कभी भी उनको ना कोई डील ऑफ़र हुई है,
और ना ही कोई होने का इम्कान है। DGISPR इसके ऊपर बड़ा दो टोक उन्होंने कहा है कि हमारा मुज़ाकरात करना ना मैंडेट है, ना हम आपके साथ जो है वो मुज़ाकरात करेंगे। हाँ, उन्होंने कहा कि सियासी जमातें आपस में गुफ्तगू करें, सियासी जमातें कोई अगर अरेंजमेंट बनता है बनाएं और बैठ के जो है वो बात करें, हमें इसके ऊपर खुशी होगी। मोहसिन नकवी जो अरेंजमेंट ऑफर कर रहे थे वो अरेंजमेंट पाए तकमील पे क्यों नहीं पहुंचा, टूट क्यों गया? शुनीद है कि उसमें जो है वो इमरान खान साहब और उसके बाद बुशरा बेगम साहबा ने जो है वो अपना वीटो इस्तेमाल किया कि जी नहीं, डी चौक ही जाना है। ये जो ऑफ़र है ये काबिल कबूल नहीं है। नहीं, ऑफ़र तो मेरा ख्याल है कि उस ऑफ़र में कोई इस किस्म की कोई डील एलिमेंट नहीं था, सिर्फ ये था कि आप डी चौक ना आए और आप संजानी जाके जो है वो बैठ जाएं, तो वहाँ पे आपके साथ जो है ना वो फिर बात करेंगे। अच्छा, मैं अब जब बात होती तो उसमें फिर आगे देखा जाता कि क्या बात होती है। मैं इसके बाकी नुकात पे रोशनी नहीं डालूंगा, लेकिन वो एक बाकायदा एक अरेंजमेंट था जिसको मैं डील का ही नाम दूंगा, लेकिन ये आपने दुरुस्त कहा कि वो बुशरा बीबी ने उसको वीटो कर दिया उस अरेंजमेंट। उमैर नियाज़ी साहब, ये आजकल बहुत ज़्यादा खबर गर्म है, यही वाला मोहसिन नकवी वाला जो अरेंजमेंट 2024 में था और बुशरा बीबी के उस इसरार ने कि हमने ज़रूर डी चौक जाना है, उसके बायस वो मामला नतीजा खेज नहीं हुआ, दरमियान में टूट गया। आप इसके ऊपर कोई और राय रखते हैं या आपके ख्याल में ऐसा ही मामला था? देखिए, मैं तो समझता हूँ, देखें जो 24 नवंबर से लेके 26 नवंबर के वाक़यात हैं उसका मुल्क की सियासत पे एक बड़ा गहरा असर पड़ा है। चाहे डील थी नहीं थी, कैरी किया नहीं किया, उस मामले को थोड़ा प्रोब होना चाहिए और उसको हमने आज तक अवॉइड किया है। इमरान खान साहब भी इस पे कहते रहे, इमरान खान तो 9 मई पे भी कहते थे, मगर 26 नवंबर पे भी इस पे जुडिशल कमीशन बनना चाहिए था। बात है, देखें, ये कोई एक शख्स की आज़ादी की बात नहीं है। हम ओवरऑल देखें मकसद क्या था इस्लामाबाद आने का, ठीक है, ओवरऑल एक सिस्टम जो हमारा हाईजैक हुआ है। आज भी हम बात कर रहे हैं, हम इशारे किनारों में बात करते हैं, हम क्लियर कट बात ही नहीं कर सकते। हम कह रहे हैं कि जी इदारे ने कह दिया कि जी कोई डील वगैरह नहीं, सियासी कुव्वतें आपस में बात करेंगी। ठीक है जी, सियासी कुव्वतें आपस में बात करेंगी। आज हेल्थ का मामला भी खान का ले रहे हैं, क्या सियासी हुकूमत आपस में चीज़ें फैसिलिटेट कर रही थी या कोई और कर रहा था? क्या जो मेडिकल कंडीशन इमरान खान की एग्रीवेट हुई उसके बाद री एग्जामिनेशन होना था, बज़ाहिर तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद था, मगर फिर भी जो बैकडोर चैनल चल रहा था वो तो कहीं और का चल रहा था। तो फिर ये सारी कबाहतें मौजूद हैं और ये नहीं सीधी होंगी क्योंकि हमने ओवरऑल सियासतदानों ने अपने रोल को लिमिट कर लिया है और उस रोल की बहाली के लिए जो है ना, अब मेरे ख्याल से हमें वक्त भी लगेगा और हमें बहुत सारा मुश्किल सफ़र भी तय करना पड़ेगा। उमैर नियाज़ी साहब, जो बैक चैनल था इमरान के टेस्ट और इलाज का मामला उस बैक चैनल की वजह से हुआ आगे, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं था? नहीं, देखें, अगर और तरीका होता तो देखें ये तो पहले से हो जाता। ये चीज़ें एग्रीवेट क्यों होती? खुद देखें ना कि एक सियासत को एक साइड पे कर देते हैं कि 10 फरवरी की रिपोर्ट ने आके हर शख्स को हिला के रख दिया। ठीक है, अल्लाह की तरफ से होता है, कई दफ़ा मेडिकल कंडीशन बन भी जाती है, मगर इस तरह से उसको छुपाना, इमरान खान का उस रिपोर्ट जो कह रही है, जो सुप्रीम कोर्ट में जमा है कि मुतअद्दिद दफ़ा सुपरिटेंडेंट को कह चुके कि जी मेरी तकलीफ़ है, तो नहीं उसको एड्रेस किया गया। फिर जब उसको एड्रेस किया गया जो 25 जनवरी को, तो वो भी पूरी कौम से छुपाया गया, इमरान खान के इमीडिएट फैमिली से छुपाया गया कि किस किस्म का ट्रीटमेंट दिया है। फिर हुकूमती वज़रा डिफरेंट चैनल्स पे उस इंसिडेंट को डिनाई करते रहे कि जी हम अस्पताल लेके ही नहीं गए, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। फिर एक सहाफ़ी ने जब खबर ब्रेक की 5 दिन बाद फिर इस चीज़ को ऑन किया गया, नहीं जी बिल्कुल ऐसा हुआ है। तो खुद देख लें कि एक नेग्लिजेंस किस तरह से क्रिमिनल नेग्लिजेंस पे कन्वर्ट हुई और अब वो क्रिमिनल कॉन्डक्ट बन गया और आज तक किसी ने नहीं पूछा कि उस चीज़ के जिम्मेदार कौन थे। फिर जो बैक चैनल उसके बाद सब्सिक्वेंटली चला, वो किस चीज़ के लिए चला? वो तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद था, उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मनोवन इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। उसमें भी क्या झगड़ा चलता रहा दोनों साइड्स का
कि जी अस्पताल लेके जाना है नहीं लेके जाना, कहीं वहाँ मुआयना होगा किसकी मौजूदगी में होगा, मतलब उसमें भी इतनी ज़्यादा मतलब वो उसको मख्फी रखा गया सारे प्रोसेस को कि फैमिली के किसी नुमाइंदे को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश ही नहीं की गई। फैमिली के पर्सनल फिजिशियन जिसको खान साहब की हिस्ट्री आज तक A to Z पता है, उसको भी ऑन बोर्ड नहीं लिया। आप कहें कि बाद में कि जी हमने उसके साथ जी कॉन्फ्रेंस कॉल पे चीज़ें शेयर कर ली हैं डॉक्टर आसिम का, फिर उसके बाद जो ट्वीट देख लें वो कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि ये तो आपने मुझे बताया, मैंने तो पेशेंट को एक फिजिकली खुद देखा नहीं, उससे कुछ सवाल नहीं किए, तो मैं किस तरह से कमेंट कर सकता हूं कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो क्लासिक टेक्स्ट बुक ट्रीटमेंट हुआ है नहीं हुआ। बिल्कुल सही। एक ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रही था वापसी पे राना सनाउल्लाह साहब से इसी का जवाब भी लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। राना साहब, उमैर साहब कह रहे हैं कि ये बैक चैनल काम कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर नहीं था, उस बैक चैनल से सारी बातें हुई, इमरान के इलाज, हॉस्पिटल ले जाना, टेस्ट कराना, क्या करना है, सारी चीज़ें उस बैक चैनल से हुई। मोहसिन नकवी साहब उस अगेन बैक चैनल में बहुत एक्टिव थे। देखिए, अब ये तो फिर इनकी अपनी एक इंफॉर्मेशन या अपनी इनकी असेसमेंट हो सकती है। बाकी इसमें ये है कि जब उन्होंने कंप्लेंट की है तो जो जेल के डॉक्टर्स थे उन्होंने बाकायदा उनको ड्रॉप डायग्नोज किए हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि जी मुझे इनसे फाखा नहीं हो रहा। बाकायदा सुप्रीटेंडेंट जेल ने लेटर लिखा है पिम्स को। वो 3 माह बाद है। नहीं, नो 3 माह बाद नहीं, ये तो जनवरी के पहले हफ्ते में ये कंप्लेंट की है उन्होंने। शिकायत और साथ ही जो है वो उन्होंने लेटर लिखा है। 16 जनवरी को मना हुआ है, फिर उसके बाद 19 को हुआ है, 24 को वो इंजेक्शन जो इस आर्जे का, इस मर्ज का अल्टीमेट ट्रीटमेंट है, वो उनको इंजेक्शन। सर ये शिकायत अक्टूबर के महीने शुरू? हाँ बिल्कुल नहीं। आप मुझे बताएं कि अगर अक्टूबर के महीने में शुरू हुई तो 9 दिसंबर को जो इनका 9 दिसंबर को जो इनका मेडिकल बोर्ड हुआ है उसमें इन्होंने क्यों नहीं कहा कि जी मुझे तो ये इशू बना हुआ है, मेरा ये मसला है। उसके बाद 20 दिसंबर को जिस दिन तोशाखाना 2 का फैसला हुआ है, उस दिन 2 घंटे ये अदालत में बैठे रहे हैं। यही सलमान सफदर साहब इनके साथ बैठे रहे हैं, 2 वकील और थे। उस दिन बताते कि भाई मेरा तो ये आँख का मसला बना हुआ है, जो अदालत में दरखास्त दे दे। जो पार्टी ने रिपोर्ट किया उसके मुताबिक 2 दिसंबर को 3 महीने से मुसलसल शिकायत जारी थी। सुन ले, 2 दिसंबर को उज़मा खान साहबा की इनसे मुलाकात हुई है। तकरीबन 5 हफ्ते बाद इन्होंने पूरी दुनिया को पैगामात भेजे हैं, फ़लाँ को ये कह दो, फ़लाँ को ये कह दो, ये मामला ऐसे है, वो मामला ऐसे है। अगर ये आँख का मसला था और इतना सीरियस मसला था तो जो सब चीज़ें छोड़ के कहते कि भाई मेरा तो ये मसला बना हुआ है। उज़मा खान के जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी रिसेंट स्टेटमेंट है वो आपकी नज़र से गुजरा हो तो मैं ऑनलाइन दोहरा भी नहीं सकता। वो ज़्यादा ख़तरनाक है कि वो तो अपने काफ़ी ज़्यादा तशवीश का इजहार किया अपने मुतल्लिक़ इमरान ने उस मीटिंग में जो आखिरी मुलाकात उनकी हुई थी। नहीं, बिल्कुल नहीं किया ना उन्होंने। आगे बाहर उन्होंने अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उसका तज़किरा किया कि मैंने पहले नहीं बोला था, बोल रही हूँ। वरीड अबाउट हिज लाइफ। क्या बात हुई पे 2 दिसंबर को क्यों नहीं बताया? ये तो मुझे नहीं पता, ये आप नहीं। देखिए, नहीं, आँख का बेनाई का मसला जो है ये इतना अहम है कि अगर उस दिन उन्होंने इतनी तशवीश का इजहार किया होता तो ये सारी बातें भूल जाते सर। और इस बात के ऊपर बात करते। एक सवाल पूछना आपसे, मोहसिन नकवी साहब 2024 में भी एक्टिव थे, अभी भी मोहसिन नकवी साहब एक्टिव थे। मोहसिन नकवी साहब कोई सेंट्रल फिगर बना लें, क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट भी उनकी बात सुन लेगी, आप भी सुन लेंगे, PTI वाले तो सुन ही रहे हैं। नहीं, देखें, बतौर वज़ीर दाखिला जो है वो उनका इस मसले में जो है वो एक सेंट्रल रोल बनता है। अगर इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई का हो या इस्लामाबाद की तरफ कोई एजिटेशन आ रहा हो तो हु विल टॉक विद। अब दोबारा उन्हीं को इस काम की जिम्मेदारी दे दें, मीडिएशन का रोल अदा कर दें, वो करा लेंगे, कोई ना कोई एग्रीमेंट करवा देंगे। बहरहाल इस बारे में जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि इस जेल के मामले में या इलाज के मामले में उनका कोई इसमें कोई रोल है। वैसे आज तो उनका, मोहसिन नकवी साहब तगड़े आदमी, जिनका काफ़ी चीज़ों में रोल हो सकता है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के हवाले से उन्होंने ट्वीट की हुई है कि मैं हॉकी फेडरेशन का चेयरमैन या प्रेसिडेंट तो नहीं लग रहा, लेकिन उन प्लेयर्स की मदद के लिए आया हूँ। तो आपने भी तारिक बुगटी साहब के मतलब कुछ इरशादात फरमाए थे। देखिए, तारिक बुगटी साहब जो हैं वो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है इस मामले की। तारिक बुगटी को लगाया किसने था? देखें जी, उनके पीछे जो है वो पॉलिटिकल रिकमेंडेशन थी। किसकी?
बहरहाल अब नाम लेना मुनासिब नहीं है। ताकतवर हल्का कौन सा था, थोड़ा तो पता चले ना। नहीं, ताकतवर हल्कों से आप, एक तो ये है ना कि आप बिल्कुल एक ही तरफ ध्यान चला ताकत जाता है ही एक पाकिस्तान में, और किसकी ताकत है? नहीं, उस तरफ से कोई अमल दखल नहीं था। उनकी रिकमेंडेशन थी और वो हमारे बहुत अच्छे बैक ट्रैक कर गए आप। वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, वो हमारे बहुत अच्छे प्यारे दोस्त हैं और उन्होंने, और ये केयर टेकर सेटअप में इनको लगाया गया था। दूसरे भी तो आप ही के दोस्त हैं सर। नहीं, केयर टेकर सेटअप में इनको लगाया गया था, अनवारुल हक काकड़ साहब ने लगाया था और उनकी रिकमेंडेशन पे लगाया था। और ये पीछे कुछ अरसा पहले हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की थी कि इनको जो है वो हम फारग करना चाहते हैं। आप किसको लगाएंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी थोड़ा ठहर जाएं, तो उसकी वजह से फिर ये मामला आ गया। आप किसको लगाएंगे? अभी तो बुरी चार्ज बानी साहब की खबर चल रही है। एडहॉक चार्ज जो है वो तो फौरी तौर पे तो सेक्रेटरी आईपीसी के पास आ जाएगा और उसके बाद फिर इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसके ज़रिए से कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा आदमी जो है उनके सुपुर्द किया जाए कि जो इसमें खिलाड़ियों की भी जो है वो बेहतर तौर पे उनकी तरबियत भी कर सके, उनको सपोर्ट भी कर सके और गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी है उसको भी जो है वो पूरा तगड़ा बंदल गए जो उसको रिवाइव करे, आपकी तो तबाह ना कर दे। बिल्कुल ऐसा ही है। उमैर नियाज़ी साहब, कोई रास्ता निकालने के लिए क्या करना चाहिए? राना सनाउल्लाह साहब मेरे ख्याल में उन 2-4 लोगों में शामिल हैं जिनका पीटीआई वाले खुद नाम लेते हैं कि राना साहब को लगाएं, फिर बातचीत का सिलसिला आगे चल पड़ेगा। कोई तरीकाकार, कोई फोरम ऐसा सुजेस्ट करें, कुछ मैकेनिज्म सुजेस्ट करें जिससे ये सिलसिला आगे चल पड़े। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस तरह राना साहब मौजूद हैं, राना साहब वज़ीर आज़म साहब को भी कायल कर सकते हैं और इमरान खान साहब ने भी एक बड़ी ओपनिंग दी हुई है महमूद खान अचकज़ई साहब की सूरत में, एक अपना मैंडेट उनके हाथ दिया और महमूद खान अचकज़ई इस बारे में रिसेप्टिव भी हैं। अगर समझता हूँ कि अब वज़ीर आज़म साहब मुल्क वापस आ जाते हैं, इनकी आपस में अगर बैठक हो जाए, अगर समझे ज़ाती अदावतें चीज़ों को साइड पे रख के अगर वो अपोजिशन चैम्बर एक विज़िट उनका हो जाए, बैठ लें, तो मेरे ख्याल से वहाँ से सिलसिला चल सकता है। आपकी पार्टी ऑन कर लेगी महमूद अचकज़ई और राना सनाउल्लाह के किए हुए फैसले, जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, मोहर लगा दें, आपकी तरफ से ओनरशिप उसकी बरकरार रहेगी या बैक ट्रैक कर जाएंगे? ये कहीं इस बात के ऊपर अमैर साहब की ना टॉलिंग शुरू हो जाए। आपको पता नहीं, इसलिए मैंने कहा पहले पूछ लो। नहीं, देखें, ये इख्तियार हमने नहीं दिया ना। ये देखें, महमूद खान हमारी चॉइस होते तो फिर जाहिर बात बिल्कुल हमारी ट्रोलिंग होती। बात है ये इमरान खान साहब ने खुद इख्तियार दिया है और सोच समझ के दिया है इख्तियार। राना साहब? नहीं, मेरे ख्याल में तो कोई इख्तियार नहीं दिया। नहीं है। इमरान खान साहब जो है वो इस बात पे आमादा नहीं है। वो पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बैठने को और नेगोशिएशन टेबल जो है उसके ऊपर बैठने को तैयार नहीं है। और ये बात जो है पीटीआई की जो दूसरे दर्जे की क़यादत है, उन सभी साहबान से, अब किसी का नाम लेना तो मुनासिब नहीं है, उन सभी साहबान से ये बात साबित है कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात के ऊपर यकीन नहीं रखते। 8 फरवरी की पहिया जाम हड़ताल जो है उसके लिए उन्होंने पूरा ज़ोर लगाया, पूरी उनकी ख्वाहिश थी। यही पैगाम जो है वो सुहेल अफरीदी साहब को आता रहा कि छोड़ो, कोई मुज़ाकरात वगैरह की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रीट एजिटेशन, स्ट्रीट पावर जो है ना उसको दिखाओ। तो उनका जो है वो कोशिश तो उनकी यही है। मुज़ाकरात का तो उन्होंने ऐसे बस महमूद खान अचकज़ई साहब को एक, यानी इस तनकीद से बचने के लिए कि जब एक सियासतदान जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पे आने से इनकार करेगा तो फिर उसके ऊपर तनकीद तो होगी, उसके ऊपर बात भी होगी। तो उससे मेरा ख़्याल है कि महफूज रहने या बचने के लिए उन्होंने ये एक तरीक़ाकार बनाया है। बाकी उनका इस बात में यकीन नहीं है। राना साहब, स्ट्रीट एजिटेशन मुमकिन नहीं नज़र आती मुझे, क्योंकि 26 नवंबर 2024 में जो कुछ हो गया है, बड़ा लंबा अरसा लगेगा किसी भी सियासी जमात को इस तरह की मोबिलाइजेशन करते हुए, आसान नहीं होगा। लेकिन कुछ ना कुछ बिहाइंड द सीन चल रहा है। ये जो डील मोहसिन नकवी की मुलाकातें, बातें, उन्होंने धरने लगा के पहले रोड्स बंद की हुई थी, अब वो खोल दी। नहीं, मोहसिन नकवी साहब की बात जो है उसको तो 2 साल हो गए। अभी दोबारा वो एक्टिव थे, 24 में भी एक्टिव थे, अभी फिर वो एक्टिव थे। नहीं, अभी फिर जो ये जो अपना धरने केपीके में थे,
वो हटाए तो नहीं गए, वो तो अब पुलिस ने क्लियर हुए हैं रास्ते। नहीं नहीं, अब तो वो पीटीआई वाले बड़े अच्छे बच्चों की तरह आखिर में उन्होंने कहा कि हम आज रोज़ों के महीने में खाली छोड़ रहे हैं। तो बिहाइंड द सीन सम एक्टिविटीज गोइंग ऑन, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा मुझे अभी पता नहीं। बहरहाल इसमें जो है वो अगर आप गवर्नमेंट की बात करें या PMLN की बात करें तो हमारे तो नोटिस में कोई चीज़ आपके नोटिस से बाला ही बाला ना हो जैसा कि अभी तो कोई पता नहीं है। नहीं नहीं, बाला बाला कुछ नहीं होता। क्योंकि इस तरह की चीज़ें आमतौर पर बाला अल और बाला ही होती हैं। नहीं ठीक है, होती हैं, लेकिन इस वक्त कोई ऐसा मामला नहीं है। उमैर न्यारी साहब, एक रिहाई फोर्स भी बनाई गई है, तो वो रिहाई फोर्स क्या करेगी, आप बता सकते हैं कि उसका रोल क्या होगा? देखिए, बनाई है बिल्कुल, जैसा राना साहब भी पिन पॉइंट कर रहे थे कि वज़ीर आज़म को एक अलहदा इंस्ट्रक्शंस दी थी इमरान खान साहब ने मोबिलाइजेशन के हवाले में। तो वो मोबिलाइजेशन के अमल में शायद उन्होंने ये आइडिया कंसीव किया है, मगर जैसा हमारे पार्लिमानी लेवल पे अभी इस पर कोई डिस्कशन नहीं हुई। मगर इस तरह की देखें तब्दीली रज़ाकार हो गई, इंसाफ टाइगर, ISF, इस तरह के डिफरेंट तरह के फोरम्स पार्टी में वक्तन फ़वक्तन क्रिएट होते रहते हैं और उनसे डिफरेंट तरह के काम मोबिलाइजेशन के लिए जाते रहते हैं। तो इससे मैं नहीं समझता कि एक फोर्स का नाम सुन के हमारे बिल्कुल ही जो है ना कान खड़े हो जाएं कि पता नहीं कोई जो है ना कोई गैर जमहूरी अमल होने लगा है। कोई ऐसा नहीं होने लगा, बल्कि हमारी कोशिश यही होगी, जो आप मुज़ाकरात वाली बात कर रहे हैं उसमें ऐड करूँगा कि देखिए हम दीवार से लगे हुए हैं, मगर इस वक्त हुकूमत वक्त जो है ना वो जंजीरों में जकड़ी हुई है। तो हम कोशिश ये होगी कि इनकी भी जंजीरें टूटें, इनके लिए भी मुश्किलात कम हो, और जो हम दीवार से लगे हुए हैं हम भी जो है ना किसी तरह से सियासी मैदान में उसी तरह से वापस आए। तो ये मिल के है, ये कोशिश करनी है कि सही जो जमहूरियत की शक्ल है इस मुल्क में बहाल हो सके। राना साहब, आप जंजीरों में बंधे हुए हैं सर? ये अपना मेयर रियाजी साहब का हुस्न नज़र है। गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह से अपने मामलात में भी, और अब आप देख लें कि जो डिप्लोमेटिक महाज है उसके ऊपर गवर्नमेंट ने जो है वो कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। इकॉनमी के महाज के ऊपर आप IMF देख लें कि गवर्नमेंट ने कितनी बेहतर कारकर्दगी का जो है वो मुजाहरा किया है। तो जंजीरों में बंधी हुई गवर्नमेंट जो है वो इस तरह से पूरी दुनिया में जो है वो अपने आप को मनवाती हैं या इस तरह से जो है वो कामयाबियाँ हासिल करती हैं। ये सऊदी अरब के साथ जो मुआहदा हुआ है, ये जंजीरों में बंधी हुई गवर्नमेंट को इस किस्म का मुआहदा कर सकती है। बिल्कुल सही। राना सनाउल्लाह खान और बैरिस्टर उमैर न्यारी साहब, आप शुक्रिया, आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।